गुड मॉर्निंग क्लास। आज तो जोश होगा। क्यों टैक्स में इतना हेवी पढ़ लिया क्या सुबह सुबह? फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास थी सॉरी। इतना तो कुछ होगा ही। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर यही बताया होगा। तो अभी तो चालू हुआ है, अभी से ऐसे जोश नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? स्टार्टिंग में ही इतना नहीं होता है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी ना क्लासेस, वैसे पता चलेगा। सीए इंटर में आए हो, फिर सीए इंटर जो फाउंडेशन बनाती है वो सीए फाइनल के लिए बनाती है। सीए फाइनल में जाओगे जब पता चलेगा कहाँ आ गए हो। तो अभी तो जोश रखो। सो गुड मॉर्निंग क्लास। अगर मैं पूछूं हाउस द जोश, लो नहीं हाई, कैसा लग रहा है आज? फर्स्ट क्लास है, एक्साइटेड हो? कुछ नहीं पढ़ाऊंगी आज, नॉर्मल डिस्कशन होगा। अगर आज से ही मैं एकदम स्ट्रोक मार दूंगी, हेवी स्ट्रोक, तो फिर कल से नहीं आओगे ना। धंधा तो है ही, आफ्टर ऑल फीस तो आनी चाहिए ना। अच्छा, मेरा नाम मुस्कान बियानी, सीए मुस्कान बियानी। सीएमए भी करी है मैंने, ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी सीएमए में। सीएमए नहीं, औकात के बारे ना थोड़ी, सीएमए रैंक लाना वो मितेश सर ही ला सकते हैं। फाउंडेशन इंटर फाइनल। तो आई विल बी टीचिंग यू इनडायरेक्ट टैक्सेस। सीए इंटर में इनडायरेक्ट टैक्सेस का स्कोप इज लिमिटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी नाम सुना है? अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक और होता है कस्टम्स। सुना है कस्टम्स? क्या होता है कस्टम्स? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी पे करनी होती है वो कस्टम्स होता है। गनीमत है इंस्टीट्यूट ने सीए इंटर के सिलेबस में कस्टम्स नहीं डाला। इट इज फॉर सीए फाइनल। पर जो जीएसटी डाला वो भी, ऐसा नहीं बोलूंगी क्योंकि पढ़ाना है ना। तो अपन का ये, अच्छा सीए इंटर का सर ने बताया होगा टैक्सेशन का वेटेज कितना, डायरेक्ट टैक्सेस का और इनडायरेक्ट टैक्सेस का शायद। सो डायरेक्ट टैक्सेस इज 60 एंड आईडीटी इज 40। पेपर कितने का आएगा? 120। एक ऑप्शनल होगा। अच्छा, और एमसीक्यू भी आएगा टैक्स में, तो एमसीक्यू इज फॉर 30 मार्क्स। डीटी कितना होगा? 18 और आईडीटी इज 12। ये चार्ट क्लियर है? क्या लगता है एमसीक्यू आने से चीजें इजी हुई है या कॉम्प्लिकेट हुई है? डाइवर्जेंट व्यूज है, कुछ कह रहे इजी, कुछ कह रहे कॉम्प्लिकेट। अच्छा, केस स्टडीज आने से तो डिफिकल्ट हुई है, ये तो मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी दिए एग्जाम। पर एमसीक्यू आने से क्या हुआ, अब आपको एक एक प्रोविजन इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट इज फोकसिंग more on practicalities rather than on theoretical situations. Being a practicing chartered accountant, I know the practicalities of the situation as well. जैसे coin के two sides होते हैं, practical and theory. We are dealing in practical situations as well, so I will be guiding you with practical examples also. अच्छा, इसके अलावा क्लास में स्टडी मटेरियल का अपडेटेड नोट्स होगा। क्वेश्चन आंसर्स आपको घर से करके आने, जो भी होमवर्क अलॉटेड होगा घर से करके आने होंगे। अगर घर से करके आए तो क्लास होगी उस दिन। एक भी स्टूडेंट करके नहीं आया तो क्लास डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ऑल्दो आईडीटी इज मोर ऑफ थ्योरी, आई नो दिस, बट देन ऐसा तो नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं आता, प्रैक्टिकल भी आता होगा। सेकेंड थिंग, आप लोग बताइए, कोई चीज को थ्योरी समझ के फिर प्रैक्टिकल करना इज इजी और नॉट? मतलब एक बार कोई चीज का कंसेप्ट थ्योरेटिकल वे में समझ में आ गया, फिर तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जंप कर दिया, अपन को पता ही नहीं है प्रोविजन क्या बोलता है, तो कैसे समझ में आएगा, राइट? सो आपको होमवर्क करके आना पड़ेगा। उसके अलावा टेस्ट पेपर्स तो वो तो बताए थे कल होंगे। मैं आपको एक वो बुकलेट दूंगी जिसमें लास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस कंबाइंड है चैप्टर वाइज, ठीक है? तो सब मटेरियल एक जगह मिल जाएगा, फिर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। पर स्टडी मटेरियल हमारा बाइबल है, उसके ऊपर अबव एंड उसके अलावा तो कहीं जाना ही मत। समझ में आया? अब बात करते हैं थोड़े सब्जेक्ट की। अच्छा, सब्जेक्ट से छोड़ के पहले ये बात कर, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा सीए इंटर का एक्सपीरियंस क्या था, मैंने बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर किया। सीए इंटर
मेरा स्केड्यूल बता देती हूँ पढ़ने का, डरा नहीं रही हूँ, फर्स्ट डे बता रही हूँ, डरना मत। ऐसा ना हो डर जाए, कल आधे स्टूडेंट नहीं आए, फिर और आधे नहीं आए, फिर फैकल्टीज मेरे को बोले कि क्या पढ़ा दिया, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, वो मत करना। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। सुबह 7 से करीब 1 बजे तक फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस होती थी, फिर इवनिंग में सेकंड ग्रुप की क्लासेस होती थी। बीच में फर्स्ट ग्रुप का होमवर्क, मतलब जैसे समझो 1 o'clock मैं घर जाती थी खाना वाना खा के, 1 to 3 जो ड्यूरेशन होता था, या 3:30, उसमें फर्स्ट ग्रुप का होमवर्क कंप्लीट करना। देन 3:30 to 7:30 6:30 जैसा भी स्केड्यूल होता था, ग्रुप 2 की क्लासेस, और फिर घर जाके जो बचा हुआ ग्रुप 1 का होमवर्क है वो, प्लस ग्रुप 2 का भी होमवर्क होता है, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑल। अब तो आप लोगों के 8 सब्जेक्ट्स हो गए, हमारे टाइम 7 सब्जेक्ट्स थे, तो उसका भी होमवर्क करना। इस सब के बीच में ऐसा होता है कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है वो रह जाते हैं। थ्योरी जैसे कि आईडीटी, ऑडिट, ईआईएसएम, लॉ तो फिर भी हो जाता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आता है। आईडीटी भी टू एन एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि ये लीगल है, पर कुछ थ्योरी ऐसी है जो लगता है रहने देते हैं, ऑलरेडी इतना पढ़ने का है, इसके अलावा और पढ़ लिया, फिर अमेंडमेंट्स। और अमेंडमेंट्स में क्या होता है, आपने जो पढ़ा उसको तो करो डिलीट, जो नया है उसको करो इंसर्ट, समझ रहे हो? 8 सब्जेक्ट्स हैं, सो इट इज नॉट इजी बट इट इज नॉट डिफिकल्ट एज वेल। टाइम को मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा तो नहीं कर सकते अपन कि सिर्फ डीटी पढ़ के चलेगा, एग्जाम में आईडीटी छोड़ दिया। डीटी में कौन सा 60 में से 60 लिया होगा, और पासिंग नंबर 40 तो चाहिए ही, समझ रहे हो? अच्छा, ऑडिट भी 40 नंबर तो लानी है, और अपन 40 का टारगेट क्यों करें? सर ने कल बोला था ना, शूट ऑन स्टार्स यू विल डेफिनेटली लैंड ऑन मून। मतलब बेंचमार्क क्या रखो, यहां तक तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे, तो अपन को एयर लानी है, ये सोचो। क्लियर है? तो मेरा तो ये स्केड्यूल था, मैं 9 महीने के लिए संन्यास ले लिया था, मैं अंडरग्राउंड हो गई थी। मेरे फोन, मतलब मेरे को नहीं पता आप लोगों को ये शॉकिंग लगेगा या नहीं लगेगा, मेरे फोन में तो व्हाट्सएप भी नहीं था उस समय। इनफैक्ट सीए जब तक नहीं बनी तब तक मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल ही नहीं किया। जब तक पढ़ना है, जब तक पढ़ना है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक मंत्र चलता था, एग्जाम देना या तो इस पार जाना है या उस पार जाना है। इस पार जाना यानी वापस सीए इज कम अगेन, इट्स नॉट चार्टेड अकाउंटेंट, इट्स कम अगेन आफ्टर एवरी मे, इट्स नवंबर। समझ में आ रहा है? डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, राइट? तो या तो इस पार जाना है या उस पार यानी पास होना है। तो जब पता ही है पास होना है, तो क्यों मैं रो के पास हूं? क्यों नहीं मैं हंस के पढ़ लूं, राइट? और क्यों नहीं उसमें 100% अपनी मेहनत दे दूं कि एक बार मैं क्लियर, फिर तो फतेह है। समझ में आ रही है? अब समझ में आया? तो अभी तक तो मैंने कल बोला ना सिक्योरिटी, अच्छा प्लेन्स में बैठे हो ना, सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है, अभी तो जाके बैठे हो, सिक्योरिटी चेकिंग इज सीपीटी, वो सक्सेसफुल हो गया। प्लेन में जाके बैठे हो, अब टेक ऑफ होगा, फाइनल इज लैंडिंग डेस्टिनेशन पे। समझ आ रहा है? कोई डाउट अभी तक? वैसे कुछ बताया नहीं है तो आई डोंट थिंक सो डाउट होगा। फ्रेम आउट क्लियर हो गया? अब अपन समझते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। ठीक है, ये पढ़ाते हैं, फिर अपन आईडीटी की थोड़ी बहुत बात करेंगे कि भाई है क्या थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना। ये तो कुछ काम नहीं आज इसका। थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है? सबसे फर्स्ट थ्योरी में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे अपन आईडीटी को, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है जैसे लीगल सब्जेक्ट्स जो है उसमें अगर एक वर्ड छूट गया तो उस वर्ड पूरी लाइन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं जब सीपीटी में थी तो जयेश सर एक एग्जाम्पल देते थे, रुको कॉमा मत जाने दो। इसका मतलब रुको मत जाने दो, यही हुआ। कॉमा को मैं रिप्लेस कर देती हूँ, रुको मत कॉमा जाने दो, इसका मतलब रुको मत जाने दो। दोनों सेंटेंस का डिफरेंस अलग, मतलब मीनिंग अलग हो गया। सो थ्योरी में आपको एक तो लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोविजन समझ में आएगा।
अच्छा, थ्योरी क्वेश्चंस में जैसे केस स्टडीज आती है तो उसका आंसर कैसे लिखते हैं? एनी आइडिया? सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन को प्रोविजन से लिंक, पहले तो प्रोविजन लिखते हैं, राइट? 3 पार्ट्स में आंसर होता है. पहले प्रोविजन, सेकंड इज लिंकिंग द क्वेश्चन विद द प्रोविजन, थर्ड पार्ट इज हमारा आंसर ये है, एंड फोर्थ पार्ट इज कंक्लूजन. फोर्थ पार्ट मतलब 4 पार्ट्स में आंसर जाता है, राइट? फर्स्ट इज प्रोविजन, सेकंड इज लिंकेज, थर्ड इज एज पर द अबव केस स्टडी ये हो रहा है, राइट? एंड फोर्थ इज कंक्लूजन. देयरफॉर ऐसा होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, जो भी है, या टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए तो क्यों नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए, अगर लगेगा तो किस रेट पे लगेगा जीएसटी में. समझ आया? अच्छा, अगर लगेगा तो मान लो 1 लाख वैल्यू 18% जीएसटी, तो कितना टैक्स बनेगा? हाँ, 18,000. तो दैट विल बी कंक्लूजन, राइट? कोई डाउट? अब एक चीज समझते हैं, डीटी. अच्छा, सबसे पहले बताओ टैक्स होता क्या है? ये तो अपन को पता है, टैक्स देना है, टैक्स देना है. अपन नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में टैक्स को ऐसे समझते हैं कि इनकम पे मेरा इतना टैक्स बना, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है. पैसा जाता है तो दिल में दुख होता है कि यार क्यों जा रहा है. तो गवर्नमेंट पैसा ले किस बात का रही है? अच्छा, ऐसे ही तो आप मेरे को पैसा दोगे नहीं. आप मेरे को फीस क्यों देते हो? क्योंकि मैं आपको पढ़ाने की कोचिंग सर्विसेज दे रही हूँ, राइट? समझ आ रहा है? तो तुम लोग गवर्नमेंट को पैसा क्यों दोगे? गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, किस बात की सर्विस? इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, इस बात का पैसा लेगी गवर्नमेंट. अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि तू पैसा ज्यादा मत दे, पर जितना बनता है उतना तो दे. अपन तो उतना भी नहीं देते. समझ आया? तो टैक्स होता क्या? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? इसी को अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं, टैक्स इज अ सम ऑफ मनी which people give to the government for the services that government provides us. समझ आया? टैक्स मतलब मैं पैसा जो गवर्नमेंट को दे रही हूँ, किस बात का? जो गवर्नमेंट सर्विसेज मेरे को दे रही है. अब टैक्स होते हैं 2 टाइप के, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि सिर्फ इनडायरेक्ट? अच्छा, पहले बताओ डिफरेंस क्या है, फिर पूछूंगी. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? थोड़ा नींद से जाग जाओ ना. मतलब क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए मेरा ही एफर्ट्स तो नहीं लगेंगे ना, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा. तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस यानी जो आप लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हो, और इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी आप लोग सप्लायर हो तो आप लोग, अच्छा आप लोग सेलर हो तो आप लोग बायर से लेके फिर गवर्नमेंट को पे करोगे. मतलब डायरेक्ट टैक्सेस में 2 पार्टीज है. कौन सी 2? गवर्नमेंट और आप. और इनडायरेक्ट टैक्सेस में 3 पार्टीज है, सेलर, बायर और गवर्नमेंट. समझ में आया? तो क्या डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन आपका बर्डन है? आपका बर्डन है. तो क्यों? क्योंकि आपकी इनकम से पैसा जा रहा है, खुद की पॉकेट से पैसा जाता है. जब दुख होता है, भले गर्लफ्रेंड को कुछ खिलाना है पर दिल में दुखता तो है, उसके सामने नहीं बोल सकते. अभी तो वैलेंटाइंस वीक भी चल रहा है तो खर्चा ज्यादा होगा. खुद पे कॉन्फिडेंस तो रखो. आगे मैं नहीं बोलूंगी. खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है. एक बार एक्सपीरियंस हो रखा है. अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या हुआ? मतलब पॉकेट से पैसा गया. इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या सेलर की पॉकेट से पैसा जा रहा है क्या? तो पैसा किसकी पॉकेट से जा रहा है? बायर की पॉकेट से. मतलब ऐसा समझो, एक ट्रांजैक्शन बताती हूँ. होलसेलर है, ये चेन सुनिए, ट्रांजैक्शन चेन, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू एंड कंज्यूमर. समझ लूं, 3 ही ले लूं मैं. होलसेलर माल रिटेलर को बेचेगा तो पैसा रिटेलर से लेके गवर्नमेंट को पे करेगा. इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रही हूं मैं, यही होगा. रिटेलर माल वही कंज्यूमर को बेचेगा तो कंज्यूमर से पैसा लेके
गवर्नमेंट को पे करेगा, यही हो रहा है। एंड बर्डन रिटेलर पे जा रहा है या कंज्यूमर पे? कंज्यूमर पे, मतलब एंड बर्डन किसका है? हम लोग का, कंज्यूमर का। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है। समझ आया? अच्छा, क्या इसका मतलब ये होगा क्या कि जो रिटेलर से होलसेलर ने पैसा लिया है, रिटेलर आगे जब कंज्यूमर को माल बेचेगा तो वो उससे रिकवरी नहीं करेगा? मतलब मान लो होलसेलर ने 10,000 का माल रिटेलर को बेचा जिसपे कि 2,000 रुपया जीएसटी लग गया, फॉर एन एग्जाम्पल। क्या रिटेलर उस पे 12,000 रुपए पे आगे नहीं बेच, मतलब 11,000 पे बेचेगा या 13,000? 13,000 कहां से आया? 12 प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन। कैसे बेचेगा? 13 पे बेचेगा, मतलब वो अपना पैसा का रिकवरी किससे कर रहा है? कंज्यूमर से कर रहा है। सो बर्डन इज गेटिंग शिफ्टेड टू एंड कंज्यूमर इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। वाइल इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैसा होगा? होलसेलर अपना बताएगा कि मेरे हिसाब से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट बनाएगा, उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट इतना आ रहा है, उस पर जो भी कैलकुलेशन करेगा टैक्स की और इतना पैसा बनता है गवर्नमेंट को, इतना इनकम पे इतना टैक्स पे कर देगा। समझ में आया? रिटेलर अपनी कैलकुलेशन करेगा, कंज्यूमर अपनी कैलकुलेशन करेगा। सो डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन इज नॉट गेटिंग शिफ्टेड एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन इज गेटिंग शिफ्टेड टू एंड कंज्यूमर। वैसे ये सब कल का पॉइंट है, पर आज सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं और कल डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा प्रोग्रेसिव नेचर मतलब क्या होता है, रिग्रेसिव नेचर क्या होता है? प्रोग्रेसिव क्या होता है? जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। मेरी इनकम आज 7 लाख है, कल 9 लाख है, कल 10 लाख है, तो वैसे वैसे टैक्स की प्रोग्रेस होगी। अच्छा, और रिग्रेसिव यानी सेम रहता है, मतलब अगर मान लो मेरी 7 लाख इनकम है तो भी 7,000 टैक्स है, 8 लाख है तो भी 7,000 टैक्स है। सो डायरेक्ट टैक्सेस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इजंट इट? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा है सीपीटी में? नहीं सॉरी, पहले पढ़ा होगा सीपीटी में, मेरे को आइडिया नहीं है या नहीं? नहीं है? हाँ शायद होगा। क्लियर तो करी थी या ये चैप्टर छोड़ के गए थे? है ही नहीं। अच्छा, सो डायरेक्ट टैक्सेस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर while indirect taxes is progressive और regressive। क्या चीज है regressive? कैसे? सबके लिए, सॉरी, सबके लिए सेम है, मतलब इक्वल है। चाहे अगर कोई पुअर होगा तो वो भी टैक्स पे करेगा और अंबानी है तो वो भी जीएसटी पे करेगा ही। while in case of डायरेक्ट टैक्सेस पुअर के पास इतनी इनकम ही नहीं है कि टैक्स लग जाएगा। समझ में आया? और अंबानी के पास तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर हुआ? थोड़ा बाइफर्केशन फ्रेमवर्क समझ आया? डायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, एक टैक्सेस में होता है कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट, अच्छा मेरा ये क्वेश्चन था डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस समझाने से पहले, जो मैं पूछती हूँ, ऐसा क्यों नहीं कर दिया कोई भी इकोनॉमी में, मान लो इंडियन इकोनॉमी में ही, कि या तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस लगे या सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे? भाई दोनों लग रहा है तो पैसा तो हमारा ही जा रहा है, डायरेक्ट में भी हमारा जा रहा है, इनडायरेक्ट में तो बर्डन शिफ्ट हो ही रहा है। समझ आ रहा है? सो ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस लगे या सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे? एज इन दुबई में अगर पता हो तो क्या डायरेक्ट टैक्सेस लगता है इनकम पे? नहीं लगता। क्यों? बहुत पैसा है, कमी नहीं, अंधा पैसा है। इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा उसमें आईडीटी, उधर क्या जीएसटी है? उधर ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस हो गए, रोड टैक्स हो गया, वो ही उनकी लेवी बहुत हाई है, तो पैसा वहां से आ जाता है, कहीं से तो पैसा आएगा गवर्नमेंट को। तो इंडियन इकोनॉमी में भी ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि सिर्फ डीटी लग रहा है सिर्फ आईडीटी लग रहा है? मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी क्यों है? क्या लगता है? एक कंजम्पशन पे हो गया और एक इनकम पे हो गया, तो ऐसा क्यों किया? वही पूछ रही हूँ।
अपने यहाँ पे अपने यहाँ पे रिच पुअर की पैरिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। भाई दुबई तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। सो यहाँ पे क्या है, पुअर भी है और रिच भी है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ डीटी लगा देती, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन अगर सिर्फ डीटी लग जाता, तो क्या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आता जो आज आ रहा है? और अपन को तो सर्विसेज चाहिए, तो गवर्नमेंट लाती कहाँ से? फिर वो डीटी की रेट्स हाई कर देती, यही होता। बाकी तो पैसा कहाँ से आएगा? बर्डन तो अपन पे ही आ रहा है एट द एंड। अच्छा अगर डीटी नहीं होके सिर्फ आईडीटी होता तो गैप और बढ़ जाता। मतलब वर्ल्ड वाइड ये इकोनॉमिस्ट्स ने सजेस्ट किया कि यू शुड हैव ब्लेंड ऑफ डीटी एंड आईडीटी, इसीलिए दोनों लगा। क्या नींद आ रही है? हाँ, नहीं मुझे लग रहा है। नहीं, आई नो दिस वेरी वेल कि इंटरनल कुछ जोक्स होते हैं, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो हम भी करते ही थे। आई एम टेलिंग यू इंटरनल कुछ जोक्स होते हैं विच आई नो वेरी वेल, बट क्लास में थोड़ी सिंसियरिटी रखो। बाद में तो पीठ पूछे मुझे पता है गालियां दोगे, मैं ऐसे जाऊंगी तो कि पता नहीं क्या पढ़ाया ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी थोड़ा सा ना क्लास में डेकोरम रख लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो बन गई, मरते कुड़ते भी बनी पर बन गई। सो आईडीटी और डीटी का डिफरेंस समझ में आया? सिर्फ आईडीटी ही क्यों लगा ये समझ में, और डीटी क्यों नहीं लगा? अच्छा टैक्स पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? करदाता। टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर। टैक्स का कंसेप्ट कहां से आया पता है? पहले के जमाने में क्या होता था? क्या? लगान। मूवी देखिए, उसमें क्या होता था, आपका इतना इनकम, आपकी इतनी एग्रीकल्चर का वो जो भी हुआ है उसका इतना परसेंट आपको वहां के राजा को देना पड़ता था। या फिर मान लो कोई और रीजन से कोई ट्रेडर आया है, वो आपके रीजन में ट्रेडिंग करना चाहता है, तो पहले उसको राजा की परमिशन लेनी होती थी। परमिशन ली तो राजा बोलेगा कि मेरे को क्या देगा, तो उसको वो उतना परसेंट, कितना मान लो 20,000 का माल बिका, तो इतना 1% 2% जितना भी उस समय वो भी हाई था, उतना आपको राजा को देना पड़ता था। मतलब वो लगान, कर। वहां से टैक्स का कंसेप्ट आया जो कि आज तक चल ही रहा है, और अपन की बैंड बजा ही रहा है। बजट सुना 2023 का किसी ने? 2023 बजट सुना किसी ने? पढ़ा, जो भी है पढ़ा सुना जो भी किया। नंबर ऑफ व्यूज आ रही होगी अभी तो कि 7, अच्छा 7 लाख वाला जो है ना, सुना है कि कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर तो नंबर ऑफ व्यूज है। पहले तो जैसे ही 7 लाख वाला आया तो सब खुश, ये अब कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। फिर जैसे जैसे एनालिसिस करा तब पता चला कि पहले वाला ज्यादा बेटर था। क्यों बेटर था? कि उसमें डिडक्शंस थे, 7 लाख वाले में डिडक्शंस नहीं है। उसके अलावा 7 लाख वाली बेनिफिट उन पर्सन्स के लिए जिनकी इनकम सर्टेन, मान लो 20 लाख 30 लाख उससे ऊपर है, उससे 7 लाख का बेनिफिट है। जनरल पब्लिक की सैलरी बेस्ड इनकम इतनी नहीं है, 20 लाख 30 लाख का पैकेज सीए में तो अपन भूल ही जाओ, 10-12 लाख लग जाए वही बहुत है। यही होता है प्रैक्टिकली, अभी 10-12 लाख लग जाए वही बहुत है, क्योंकि अभी ले ऑफ भी बहुत हो रहे हैं। ऑल्दो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मतलब साइंस के सेक्टर में ज़्यादा है, इंजीनियरिंग के सेक्टर में ज़्यादा है, पर फिर भी ले ऑफ तो हो ही रहा है क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिसेशन है। अपडेटेड हो या नहीं हो? सॉरी, कुछ और बोले आप? मैं अपडेट कर दूं, उसका भी पैसा लगेगा 3 दिन बाद, देखते हैं। अच्छा समझ में आया अब आईडीटी क्या है, डीटी क्या है, डिफरेंस क्या है? कोई डाउट? थोड़ा कस्टम्स बताऊं या रहने दूं? फाइनल में है तो। हाँ,
रहने दो, तो अभी इतना ही रखे आज का तो इंट्रोडक्शन था ना, पढ़ा दूं थोड़ा? क्या हो गया इसको? ओवर, स्टार्ट करें। नोट्स कल तक मिल जाएंगे, अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हल्का फुल्का कर रहे हैं, जो अभी तक पढ़ा ना वही कर रहे हैं। अपने सिलेबस में 13 चैप्टर्स हैं। शुरू के कुछ चैप्टर्स में अपन समझेंगे जीएसटी का फ्रेमवर्क और डेफिनेशंस। डेफिनेशन चैप्टर इन इटसेल्फ इज वेरी लेंथी। समझ तो होना चाहिए कि जीएसटी है, क्योंकि आप लोगों को जीएसटी की एबीसीडी नहीं पता है, तो पता तो होना चाहिए जीएसटी है क्या। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या, लगता किस पे है, कब लगता है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, किस रेट पे लगता है, कैसे पता चलेगा किस प्रोडक्ट की क्या रेट है। जैसे कि कैमरा, इसकी रेट अलग होगी, फैन की रेट अलग होगी, एसी की रेट अलग होगी, मोबाइल की रेट अलग होगी, इस पेन की रेट अलग होगी, टेबल की अलग होगी, फर्नीचर, इसमें जो नट बोल्ट लगता है उसकी रेट अलग होगी, सबकी अलग अलग रेट्स होगी, एक रेट तो होगी नहीं। अच्छा, ये तो मैंने अभी गुड्स बोले। सर्विसेज में नंबर ऑफ सर्विसेज है, कोचिंग हुई, लीगल हुई, या एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हुई, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हुई, कुछ भी सर्विसेज ले लो, वो भी एन नंबर ऑफ सर्विसेज है, तो उसमें भी रेट अलग होगी। अच्छा, मोबाइल्स है, चार्जर्स है, इनकी रेट अलग होगी। समझ आ रहा है? सो अपन शुरू में तो ये पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या है, किस पे लगता है, कब लगता है, किस रेट से लगता है, किसको देना है, अगर कोई बेनिफिट है या नहीं है। समझ में आया? उसके बाद अपन पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज बताओ, इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या होगी? टैक्सेबल इवेंट यानी किस चीज पे ऐसी क्या चीज हो जाएगी कि उस पर टैक्स लग जाएगा? इनकम, मतलब इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या है? इनकम। वैसे ही क्या लगता है, सिर्फ अपन अभी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट तो पढ़ना बाकी है। जीएसटी किस पे लगेगा? सेल परचेज, कंजम्पशन, सेल पर सप्लाई। पढ़ के आए हो क्या कहीं से? अच्छा, सर ने बताया, तो मतलब सप्लाई पे लगेगा जीएसटी। सप्लाई क्या होता है? आपने किसी को माल बेचा, सेल समझ लो इजी लैंग्वेज में, मतलब सेल पे जीएसटी लगेगा। समझ आया? इसके लिए अपन को ये तो पढ़ना पड़ेगा कि सेल की डेफिनेशन जीएसटी कानून में क्या मानी है। अच्छा, वैसे भी कानून के आगे तो कुछ नहीं जाएगा, अपन अपनी लैंग्वेज में या अपनी मर्जी से तो नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे हिसाब से सेल ये है। अगर मेरे हिसाब से सेल ये है तो मैं बोल दूंगी कि कोचिंग सर्विसेज इज नॉट अ सेल, तो जीएसटी मैं नहीं लगाऊंगी। समझ आ रहा है? आप लोग बोल दोगे कि आपने, मान लो कोई बिजनेसमैन हो, आपने कोई माल बेचा, तो आपके हिसाब से वो सेल नहीं, तो आप जीएसटी नहीं लगाओगे। ऐसे तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए अपन सबके लिए सेल की डेफिनेशन अपन उस हिसाब से चेंज कर देंगे। आर यू गेटिंग इट? सो कहीं पे तो लॉ में लिखी हुई होगी कि सेल किसे बोलते हैं, सप्लाई किसे बोलते हैं, सप्लाई इंक्लूड्स सेल और नॉट, या सेल इंक्लूड्स सप्लाई और नॉट। क्या डिफरेंस है? सप्लाई इंक्लूड्स सेल या सेल इंक्लूड्स सप्लाई? फर्स्ट होगा या सेकंड? फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट क्यों? इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव लिस्ट है। इंक्लूसिव लिस्ट यानी सिर्फ इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, यानी एग्जाम्पल्स है, यानी आपने बोला था सबसेट है। सबसेट है। मेन सेट क्या है इसमें? मेन क्या है?
सप्लाई, उसका सबसेट क्या है? सेल। वैसे ही कुछ और भी चीजें होगी। सो ए इंक्लूड्स बी, यही हुआ। अच्छा, ए इंक्लूड्स बी एंड बी इंक्लूड्स सी, विल दैट मीन कि ए इंक्लूड्स सी एज वेल? समझ आया? वैसे ही अगर सेल इंक्लूड सप्लाई बोलती मैं, तो क्या ये करेक्ट होता? नहीं, क्योंकि सेल इज नैरो कंसेप्ट एंड सप्लाई इज वाइडर कंसेप्ट, ब्रॉड कंसेप्ट। तो सप्लाई इंक्लूड्स सेल, और भी चीजें होगी जो अपन आगे पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? अच्छा, ए इंक्लूड्स बी पर बी नॉट इंक्लूड्स सी, विल ए इंक्लूड सी? ए बी में इंक्लूड हो रहा है पर बी सी में इंक्लूड, सॉरी सी बी में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो क्या सी ए में इंक्लूड होगा? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स। ये चीजें लॉ में मेक्स अ डिफरेंस। हमेशा याद रखना, इंक्लूड्स का मतलब अलग हो जाता है, मीन्स का मतलब अलग हो जाता है, एक्सक्लूड्स का मतलब अलग हो जाता है। मीन्स यानी मतलब वो स्पेसिफिक है। मान लो मैं बोलती हूँ सप्लाई मीन्स सेल, मतलब सप्लाई का मतलब सेल है। क्या इसके मतलब सेल के आगे भी कुछ है? नहीं, सिर्फ सेल, जो स्पेसिफाई है वही। सप्लाई इंक्लूड्स सेल यानी सेल तो है, उसके अलावा भी 4 चीजें हैं। समझ में आया? सप्लाई एक्सक्लूड्स सेल मतलब सेल नहीं है, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, वो डिफाइन हो जाएगा लॉ में। अब समझ में आया? सो मीन्स एक जगह ऐसी भी आएगी जहां पे मीन्स भी है, इंक्लूड्स भी है और एक्सक्लूड्स भी है, एक ही डेफिनेशन में। सो वर्ड्स के साथ खेलना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज, कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, अभी मैंने बताया उसका डिफरेंस है। रुको मत जाने दो, रुको कॉमा मत जाने दो, जो भी था। एक और चीज था, अगर मान लो कोई लैंग्वेज ऐसे चल रही है, उसके 2 पार्ट है, ए और बी। जैसे सप्लाई इंक्लूड्स सेल, सेकेंड पार्ट इज ट्रांसफर, और फिर यहां से लिखा हुआ है एक्सक्लूड्स एक्सचेंज। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो एक्सक्लूड्स है, क्या ये ए और बी दोनों के साथ है, या सिर्फ ए के साथ है, या सिर्फ बी के साथ है? कैसे पता चला दोनों के साथ है? प्रेजेंटेशन ऐसा है, कैसा है? ये जो लाइन है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, अगर यही लाइन यहां से स्टार्ट होती तो बी के साथ होता। समझ आया? बी के साथ होता। पर यही लाइन अगर यहां पे लिखी हुई होती तो ए के साथ होता, क्योंकि ये लाइन फ्रॉम द स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग यानी यहां से, विच मीन्स ये ए के साथ भी है और बी के साथ भी है। तो जब अपन बेयर एक्ट पढ़ते हैं, बेयर एक्ट क्या होता है? एज इट इज जो एक्ट है, मतलब जो लॉ में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बना है, वो एज इट इज एक्ट अपन पढ़ते हैं, जो कि फाइनल लेवल पे पढ़ना चाहिए। जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे, जब तक समझ में नहीं आता है। अच्छा, और एक बात हमेशा याद रखना, कानून सेक्शन से ही याद होगा। मैं बोलती हूँ सेक्शन 7 इज दिस, तो आपको वो याद आना चाहिए। सेक्शन 8 इज दिस, जो अपन क्लास में रट लेंगे। टू एन एक्सटेंट तो मैं याद करा दूंगी, प्रोवाइडेड आप लोग भी पढ़ो साथ लो। मैं ही बोल रही हूँ, उससे नहीं होगा ना। तो कानून हमेशा हमेशा सेक्शन से ही याद होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कानून को समझना तो बेयर एक्ट को पढ़ना। अगर बेयर एक्ट समझ लिया ना तो कानून समझ में आ जाएगा। क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर गलती कर दूं, मैंने अगर ये लाइन यहां से नहीं यहां से स्टार्ट कर दी, तो क्या पूरी लैंग्वेज का मतलब चेंज नहीं हो जाएगा? पर कानून में तो सही लिखा हुआ होगा। समझ आया? तो इंक्लूड्स, मीन्स, एक्सक्लूड्स, पंक्चुएशंस, लाइन का अलाइनमेंट ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आर यू गेटिंग मी? सिर्फ मीनिंग ऑफ टैक्स करें आज, बाकी कल कर ले। सो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, सिनॉप्सिस यानी इंडेक्स। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर अपन कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिससे ये समझ में आए प्रैक्टिकल में कि डायरेक्ट टैक्स क्या और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या फीचर्स है। अच्छा, ये पूरा थ्योरी है, नींद आएगी कोई बात नहीं,
नींद मत लेना, क्योंकि आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को नींद आ जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है? प्रॉब्लम ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब पता है? अगर कुछ आगे से आगे बर्डन शिफ्ट होना, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है वो पढ़ेंगे। जीएसटी आने का, इंडिया में आने की हिस्ट्री क्या थी वो पढ़ेंगे, वो भी पढ़नी पड़ेगी। जीएसटी का कंसेप्ट क्या है? नीड ऑफ जीएसटी। नीड यानी, अच्छा जीएसटी आने से पहले क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस था ही नहीं, तो क्या था? सर्विस टैक्स था, वैट था, तो उसको हटा के जीएसटी क्यों लाए? मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी? वन नेशन वन टैक्स, मोदी जी ज्यादा सुनने लगता है। लाने की नीड क्या थी? अच्छा वन नेशन वन टैक्स भी क्यों? वन नेशन वन टैक्स का मतलब तो ये हुआ कि मान लो ये प्रोडक्ट कैमरा जो है राजस्थान में 18% रेट है, तो इसी के गुजरात में भी 18% हुई। इसका मतलब यही हुआ। एक तो ये फायदा हुआ, और क्या लगता है? कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ। पहले कास्केडिंग इफेक्ट पढ़ तो लो है क्या, फिर पता चलेगा खत्म कैसे हुआ। डबल चेक होता है, कैसे? अच्छा सेट ऑफ होता है, मतलब क्रेडिट मिल जाती है, ऐसा समझ लो। अच्छा तो आप अगर एंड कंज्यूमर हो, मुझे ये बताओ, फिर आप कैसे लोगे गवर्नमेंट से क्रेडिट? जीएसटी में क्रेडिट क्या ऐसे ही मिल जाएगी? रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर चाहिए होंगे। जीएसटी नंबर आपके पास है? आपकी फर्म के पास नहीं, आपके पास है? नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा फर्म के पास है तो क्यों है? क्योंकि वो सेल्स क्रॉस हो रही होगी जितनी लिमिट है। आपके पास है नहीं, क्योंकि आपके पास सेल्स ही नहीं है, अभी तो बिजनेस ही नहीं है आपका, इसलिए नहीं है। तो क्या आप क्रेडिट ले सकते हो? नहीं ले सकते, तो बर्डन शिफ्ट हो गया। बर्डन शिफ्ट हुआ आप पे, शिफ्ट हुआ तो क्या इसे डबल चेक हुआ जो आपने बोला? किसी ना किसी को तो भरना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपसे फीस लूंगी, जीएसटी लगाऊंगी उस पर, फॉर एग्जाम्पल, क्या आप लोग उसकी क्रेडिट ले सकते हो? मतलब क्या आप लोग उसको वापस ले सकते हो, गवर्नमेंट से रिकवर कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? बिजनेस की नहीं बोल रही हूं मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। आप लोगों का बिजनेस होगा, उधर जीएसटी नंबर भी होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। नहीं ले सकते, किसी को तो पे करना पड़ेगा। और पढ़ेंगे, और घुमाऊंगी थोड़ा। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। फ्रेमवर्क यानी ब्रॉडर व्यू क्या है? अच्छा जीएसटी अभी जो पढ़ रहे हैं अपन, ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है। इसमें अपन अलग अलग चैप्टर्स को सिर्फ टच करेंगे कि हाँ भाई इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। इसका जो डिटेल्ड कंसेप्ट होगा ये आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे फीस आने के बाद। अभी तो सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। फिर है बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, यानी फायदे क्या है? अच्छा क्या कानून के हिसाब से तो जीएसटी को लाने के सारे फायदे ही फायदे हैं, तभी तो लेके आइए। नुकसान होता तो क्यों लाते? तो इसका मतलब अपन सिर्फ बेनिफिट्स ही पढ़ेंगे। नीचे पढ़ लेना, लिमिटेशंस या कुछ भी नहीं पढ़ाएगी, ना इंस्टीट्यूट पढ़ाएगी ना कानून में लिखा हुआ होगा। समझ में आया? फिर प्रेजेंट स्टेटस क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, यानी क्या जीएसटी आने के बाद ऐसा क्या आपको क्या लगता है कि जो वैट था, सर्विस टैक्स था, वो पूरा ही हट गया या आज भी चल रहा है कुछ कुछ चीजों पे? जैसे कि पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता। दारू जीएसटी नहीं लगता उस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। उनको पूछो, उनको पता है। एक्साइज ड्यूटी लगती है। और पता है क्या, जब जीएसटी ला रहे थे तब सारे स्टेट ने मना कर दिया कि हम लोग दारू पे जीएसटी नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जीएसटी की रेट फॉर एग्जाम्पल दारू पे 18% कर रही थी, जबकि उनको उसी पे एक्साइज ड्यूटी आती है 60-70%। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहेगी? समझ आया? तो आज भी दारू पे जीएसटी नहीं लगता। पढ़ेंगे कहाँ से बार हो रहा है। अच्छा कोई चीज जीएसटी कानून में ऐसी है जिस पे एक तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? या तो वो गुड्स नहीं है। जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स और सर्विस। या तो गुड्स नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, या सर्विस नहीं है तो
जीएसटी नहीं लगेगा, या कुछ ऐसी चीज होगी जो कि नॉन टैक्सेबल होगी। नॉन टैक्सेबल यानी जिसपे कोई टैक्स ही नहीं है, या कोई ऐसी चीज होगी जिसपे कि टैक्स रेट निल होगी, मतलब टैक्स तो लगता है पर अपन को पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि निल है। अच्छा, कोई होगी जो जीरो रेट है, मतलब रेट ऑफ टैक्स ही जीरो है, तो क्या पे करोगे? समझ आ रहा है? या कोई ऐसी चीज होगी जो एग्जेम्प्ट होगी। एग्जेम्प्ट यानी आप लोग एग्जाम देते हो, एग्जाम्शन आ जाती है तो क्या उसका वापस पेपर देते हो? नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, वैसे ही एग्जाम्शन यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जीएसटी से बाहर निकलने के काफी तरीके, या तो गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, 0% या जीरो रेटेड या निल रेटेड या एग्जेम्प्ट, वो अपन पढ़ेंगे कैसे कैसे होगा। अभी समझ में आया चैप्टर 1 में कल क्या करेंगे? बाकी कल करें।